नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी सरकार का डेलीगेशन जल्द जाएगा जापान, ओसाका में भी शामिल होगा योगी का प्रतिनिधिमंडल। राम मंदिर की सुरक्षा अब होगी पुख्ता, रामनगरी में स्थापित होगा एनएसजी। अब योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी थी मंजूरी। यूपी में अनुदानित प्राथमिक विद्यालय और होंगे सुदृढ़, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। 23 जुलाई को 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए होगा मतदान। बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए होगा मतदान। 8 अगस्त से एलडीए में होगी नीलामी, व्यवसायिक और आवासीय संपत्तियों की होगी नीलामी। कांवड़ यात्रा के दौरान एफएसडीए अलर्ट, एफएसडीए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पकड़े गए व्यापारियों पर भी विशेष निगरानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं प्रयागराज की खबर से। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के 200 उम्मीदवारों का नामांकन। अध्यक्ष पद पर 11, महासचिव पद पर 8 ने नामांकन किया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 9, उपाध्यक्ष पद पर 42 का नामांकन हुआ है। तो आज शाम 5 बजे तक उम्मीदवार नाम वापसी कर सकते हैं और रविवार और सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 जुलाई को 28 सदस्य कार्यकारिणी के लिए मतदान होगा। कुल 9,674 अधिवक्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के 200 उम्मीदवारों का नामांकन होगा। अध्यक्ष पद पर 11, महासचिव पद पर 8 ने नामांकन किया है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 9, उपाध्यक्ष पद पर 42 का नामांकन। आज शाम 5 बजे तक उम्मीदवार नाम वापसी कर सकते हैं। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से 23 जुलाई को 28 सदस्य कार्यकारिणी के लिए मतदान होगा और आज नाम वापसी लेने का आखिरी दिन है। मधुर जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बार एसोसिएशन का जो है वहाँ पे चुनाव होने वाला है, जो कि 23 जुलाई को होने वाला है। उसको लेकर के जो है यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है वो अपना नामांकन कर रहे हैं और नामांकन की आज आखिरी तिथि है, जिसमें कि आज शाम 5 बजे तक उसको वो नामांकन को वापस ले सकते हैं। उसके लिए करीब 28 जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, उसके लिए करीब 200 लोगों ने नामांकन किया है। तो इस तरीके से जो अभी तक ये नामांकन चल रहे थे वो आज उसकी आखिरी तारीख होने की वजह से आज शाम को 5 बजे तक ये टाइम है कि इसके बाद से जब नामांकन जो भी अपना वापस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया में फिर उसकी वापसी नहीं हो पाएगी। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने 23 जुलाई के दिन उसके चुनाव होने हैं और उस चुनाव को लेकर के सब लोग तैयारी चल रही है। हाईकोर्ट में हम लोग बराबर वहाँ पे जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि सारे जो वकील हैं वहाँ पे इसको लेकर काफी जो है उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं और काफी इस जो चुनाव होने वाले हैं जो उसको लेकर के काफी हर वकील में और कुछ वकीलों में उसको लेकर के पहले आक्रोश भी था, जैसे कि हमने पहले कवर किया था। तो उससे तो आक्रोश ये निकल के आया था, कई ऐसे वकील थे जिनका जो है उसमें नाम ही नहीं था लिस्ट के अंदर। तो उसको लेकर के कुछ आक्रोश जो था, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन ही बल्कि हाईकोर्ट के जो आपके वकील अधिवक्ता थे उन्होंने किया था, क्योंकि जो नए वकील आए थे उनके जो नाम जो थे उसमें जो काउंट नहीं किए गए थे। उसको लेकर के क्योंकि वोटिंग जो अधिकार सभी को जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि 3 से 4 साल इनकी प्रैक्टिस हो गई है, उनका केसेस जो है उसमें जो उनके पास साल में 5 केसेस है, तो उनको भी उसमें जो है शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन वो कहीं दुर्भाग्य से वहाँ से वो चूक हो गई, जिसको लेकर के जो है अधिवक्ताओं में खासी आक्रोश दिखाई पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो है वो उसको सॉर्ट आउट कर लिया और ये नामांकन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं आज पूरी हो जाएगी। वो शाम को 5 बजे तक, जैसा कि है कि नाम वापसी का जो है समय है वो शाम को 5 बजे तक है। ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के 200 उम्मीदवारों का नामांकन। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां कोरोना की वापसी, महिला संक्रमित मिली है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामगढ़ क्षेत्र की महिला में
संक्रमण की पुष्टि हुई है। इलाज के लिए लखनऊ गई थी महिला और रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो JN1 वेरिएंट की पुष्टि अभी नहीं हुई है। महिला को क्वारंटीन किया गया है, सैंपल लैब भेजा गया है जांच के लिए। आपको बता दें 25 लोगों के संपर्क में ये महिला आई और कोरोना जांच फिलहाल करवाई गई है। 1.5 साल बाद जिले में एक बार फिर कोरोना का खतरा नजर आया है। तो सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं। तो इस महिला के संपर्क में 25 लोग जो आए थे उनकी भी कोरोना जांच करवाई गई है। 1.5 साल बाद जिले में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोनभद्र में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। रामगढ़ क्षेत्र की महिला में संक्रमण की पुष्टि। तो सोनभद्र से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सोनभद्र से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना की वापसी महिला संक्रमित मिली है। रामगढ़ क्षेत्र की महिला में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इलाज के लिए लखनऊ गई थी और इस दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। JN वेरिएंट की पुष्टि अभी नहीं हुई है। महिला को क्वारंटीन किया गया है। तो सैंपल लैब भेजा गया है जांच के लिए। 25 संपर्क में आए लोगों की कराई जाएगी कोरोना जांच। तो सोनभद्र से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रामगढ़ क्षेत्र की महिला में संक्रमण की पुष्टि पाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, जिस तरीके से महिला की कोरोना जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, लेकिन JN वेरिएंट की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? बता दें कि सोनभद्र जनपद में 1.5 साल बाद फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। रामगढ़ क्षेत्र की एक महिला को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला लखनऊ इलाज कराने गई थी, जहाँ कोरोना का संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी महिला में JN1 वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। उसका सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है। फिलहाल संक्रमित महिला को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उसके संपर्क में आए 25 लोगों को भी कोरोना जांच कराई जा रही है। ये पूरा मामला सोनभद्र जनपद के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर इलाके का है, जहाँ पर 55 वर्षीय महिला लंबे समय से बीमार चल रही थी। उसका उपचार PGI लखनऊ से चल रहा है, जहाँ चिकित्सकों की सलाह पर परिजन ऑपरेशन के लिए लेकर लखनऊ पहुंचे थे। वहाँ 30 जून को ऑपरेशन से पूर्व जांच के लिए सैंपल लिए गए थे। इसके बाद परिजनों को लेकर परिजन घुआ से दूसरे घर पर चले गए थे, जहां RT-PCR रिपोर्ट में महिला को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जी अरविंद, और जिस तरीके से भी जो दूसरी रिपोर्ट आनी है, जो सैंपल लैब भेजा गया जांच के लिए, उसमें भी कितना समय लगेगा? बता दें कि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ बात पता नहीं चल सकी है। बहरहाल इस मामले में जो जानकारी आ रही है कि सीएमओ द्वारा जो जानकारी मिली है, अभी एक सूत्र के मुताबिक एक महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली है सीएमओ से। वहीं टीम आइसोलेट किया गया है, उसे होम आइसोलेट। उनके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दिया गया है कि ये कब तक दूसरी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं। सोनभद्र से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से जिले में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अयोध्या से है। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 25 जुलाई से श्री रामायण यात्रा ट्रेन का शुभारंभ होगा। 16 रात और 17 दिन की यात्रा होगी। देश के 12 प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 25 जुलाई को अयोध्या से रामेश्वरम के लिए रवाना होगी इस यात्रा। तो 25 जुलाई से श्री रामायण यात्रा ट्रेन का शुभारंभ होगा। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 16 रात और 17 दिन की यात्रा होगी। देश के 12 प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे। 25 जुलाई को अयोध्या से रामेश्वरम के लिए रवाना होगी। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 25 जुलाई से श्री रामायण यात्रा ट्रेन का शुभारंभ होगा। तो 16 रात और 17 दिन की ये यात्रा होगी। देश के 12 प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे। 25 जुलाई को अयोध्या से रामेश्वरम के लिए रवाना होगी ये ट्रेन। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां श्री रामायण यात्रा ट्रेन का शुभारंभ 25 जुलाई को होगा।
आपको बता दें, देश के 12 प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से एक और खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या से एक और अहम जानकारी, जहां श्री राम मंदिर से जल्द जुड़ेगा सरयू रिवर फ्रंट। पर्यटन विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करीब 23 करोड़ की लागत से ये निर्माण हो रहा है। अयोध्या बन रहा विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी। पर्यटन विभाग द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो 23 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहा है। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या बन रहा विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी। रिवर फ्रंट के जुड़ने से अनूठा अनुभव होगा। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा। 23 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहा है। आपको बता दें, अयोध्या बन रहा विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी। उत्तर प्रदेश की खबरों में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हाजिर है और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरेराह युवती से बदसलूकी की गई है। बुर्का उतारने की धमकी दी गई। IIM रोड पर गुंडों की दबंगई सामने आई है। बाइक सवार जोड़े को रोका। दुबग्गा थाना क्षेत्र में बुर्का पहनने पर आपत्ति जताई। भीड़ के बीच बोले, मूड अच्छा है वरना अंजाम दिखा देते। डर से युवक ने युवती को बैटरी रिक्शा में बैठाया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। बेखौफ दिखे आरोपी कोई मदद को आगे नहीं आया। तो वीडियो की तारीख अभी साफ नहीं है। फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, इस वीडियो के सामने आने के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है और शुरुआती जांच में क्या निकलकर सामने आया है? देखिए तन्वी, लखनऊ के अंदर सोशल मीडिया पर एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक दबंग किस्म के लोग एक लड़की को रोकते हैं जो बुर्का पहने होती है और उसको बुर्का उतारने के लिए दबाव बनाते हैं। इस दौरान जो उसके साथ युवक था जो पैदल उसके साथ जा रहा था, उसने किसी तरीके जान बचा करके एक ऑटो को रोका। ऑटो में गए, लेकिन दबंग लोगों ने उस युवती को तभी छोड़ा जब लोगों की भीड़ पर इकट्ठा हो गई। लोग इस बात को पूछने लगे कि आखिरकार क्या मसला है और वो लड़की को परेशान कर रहे हैं। तब वहां से वो लड़की जो बुर्का वाली थी वो वहां से निकल पाई है। तो ये हालांकि वीडियो कब का है और कहाँ का है ये नहीं पता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि वीडियो लखनऊ के दुबग्गा इलाके के IIM रोड का है, गोमती नदी के पास का है और जो इलाका वायरल वीडियो में दिख रहा है वो लमसम उसी से मिलता जुलता है। फिलहाल पुलिस अफसर या स्थानीय पुलिस इस बात को पुष्ट नहीं कर पा रही कि आखिरकार ये मसला क्या है। उनका कहना है कि इस वीडियो की जांच की जा रही है और जो भी इसमें कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, वो जरूर की जाएगी। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद तमाम लोग सोशल मीडिया पर इन युवकों पर, इन दबंग युवकों पर कार्रवाई की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तानी क्रिकेटरों का भारत दौरा, भारत में खेलने की अनुमति मिली है। मौलाना शहाबुद्दीन ने नाराजगी जताई है इसी को लेकर। तो ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत में नहीं खेलने देंगे। पाकिस्तान के लोगों ने भारत की बुराई की थी, पाकिस्तान ने ही पहलगाम में हमला कराया था। क्रिकेटर, फिल्मकार, लेखकों ने भारत की बुराई की थी, तो यह बयान दिया गया है। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तानी क्रिकेटरों का भारत दौरा। मौलाना शहाबुद्दीन ने नाराजगी जताई है। भारत में बिहार के शहर राजगीर में क्रिकेट का मैच होगा। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और उसमें कहा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो भारत आएंगे और भारत में बिहार के शहर राजगीर में क्रिकेट का मैच होगा और क्रिकेट खेला जाएगा। तो हमारा मानना ये है कि खेल मंत्रालय को इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए और मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। ये वही लोग हैं, ये उसी देश से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकवादी घटना अंजाम दी और वहाँ पर बेकसूर लोगों को मारा और फिर उसके बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और फिर उस दरमियान ये लोग क्या कह रहे थे, सब इंटरनेट पे मौजूद है, देख सकते हैं। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और उसमें कहा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो भारत आएंगे और भारत में बिहार के शहर राजगीर में क्रिकेट का मैच होगा और क्रिकेट खेला जाएगा। तो हमारा मानना ये है कि खेल मंत्रालय को इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए और मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। ये वही लोग हैं, ये उसी देश से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकवादी घटना अंजाम दी और वहाँ पर बेकसूर लोगों को मारा और फिर उसके बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और फिर उस दरमियान ये लोग क्या कह रहे थे, सब इंटरनेट पे मौजूद है, देख सकते हैं। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और उसमें कहा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो भारत आएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हुई है। 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो पिता पुत्री सहित 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आगरा थाना खंदौली क्षेत्र जलेसर रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिता पुत्री सहित 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला में बीते शनिवार सुबह दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। तेज रफ्तार ट्रक के पलटने के बाद ट्रक में आग लग गई। आपको बता दें कि हादसा इतना भयानक था कि ट्रक परिचालक की मौके पर ही
जलकर दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आने से पास बनी कई अस्थायी दुकानें भी आग की लपटों में घिर गईं और देखते ही देखते जलकर राख हो गईं। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। हादसे की वजह से कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। गजवाला क्षेत्र अंतर्गत आज दिनांक 5 जुलाई की सुबह 5:15 बजे पुलिस को एक ट्रक में आग लगने की सूचना प्राप्त होती है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच में पाया जाता है कि यह ट्रक मुंबई से रामपुर जा रहा था, जो कि बिजली के खंभे से टकरा जाता है। आग लगने से ट्रक में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर फायर टेंडर मौजूद है, आग को बुझा लिया गया है और कानून व शांति व्यवस्था सामान्य है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां आगामी कावड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी दीपक मेड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुरादनगर के गंगनहर और कादराबाद बॉर्डर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि यात्रा मार्ग पर कोई अतिक्रमण या बाधा न हो और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तो सावन में हमेशा से ही पूरा सावन में तैयारी रहती है। कावड़ियों का मेला इस बार जो है 21, 22, 23 जुलाई को है। तो 23 जुलाई को पूरा दिन भर जल चढ़ेगा। 500 हमारे कुछ कार्यकर्ता वगैरह लगेंगे। यहाँ पर जिला प्रशासन ने 2-3 बार मीटिंग किया है। नगर निगम, नागरिक सुरक्षा संगठन और जिला प्रशासन ये सभी सक्रियता से 2 महीने से व्यवस्था में लगे हुए हैं। सारी व्यवस्था जो है विशेष रूप से उनकी रुकने वगैरह की, जैसे मंदिर की तरफ से 15 दिन का हमारा भंडारा लगता है, 11 तारीख से शुरू हो जाएगा जो 24 तारीख तक चलेगा। तो सभी कावड़िए जो आने वाले हैं समुद्र इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में रुकते हैं और मोदी नगर से लेकर यहाँ 150 कैंप लगते हैं, तो उसमें विभिन्न लोग रुकते हैं। जब कावड़ का समय होता है, जैसे 14 जो है श्रावणी शिवरात्रि, उस समय में आगे जल चढ़ा के वो अपने अपने गांव को जाते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कावड़ का सीजन अगले महीने में स्टार्ट हो जाएगा और हर साल यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे जो 2 मेन रूट्स हैं कि हमारा मोदी नगर मुरादनगर का रूट है और एक हमारा जो पाइपलाइन रोड से आता है गंगनहर से, इन सभी रूट्स के लिए ऑलरेडी बोल दिया गया है कि इनकी मरम्मत कार्य 30 तारीख तक पूर्ण हो जाए। सभी विभागों के साथ एक समन्वय बैठक हो गई है। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हम लोगों ने नामित कर दिए हैं और चाहे वो उधर की साफ सफाई का हो, झाड़ियों की कटाई छटाई का हो, हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहे बेड आरक्षित करने हो या एंटी वैनम्स, एंटी रेबीज इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में रखने हैं, मंदिरों पे सुरक्षा व्यवस्था, मंदिरों पे भीड़ या स्टैम्पीड की स्थिति ना हो उसको लेके दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को, बिजली विभाग की कोई भी दुर्घटना ना हो। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम कावड़ यात्रा को प्रतिबद्ध है और कई तरह के कार्य कर भी रहे हैं। दुधेश्वर नाथ मंदिर के बाहर की बैरिकेडिंग, साफ सफाई, लाइट की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था नगर निगम करता है। और मेरठ रोड पे भी जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें काम चल रहा है और वो भी रेडी हो जाएगा। पुलिस से, प्रशासन से स्थापित करते हुए वो कार्य भी पूर्ण किया जा रहा है। लगभग 7 किलोमीटर में अस्थायी लाइटिंग की भी काम होती है, सड़कों को गड्ढा मुक्ति करने का काम है। देखिए, गाज़ियाबाद जनपद में कांवड़ियों के लिए जो रूट है वो करीब 85 किलोमीटर का रूट है। वो 2 जगह से गाज़ियाबाद जनपद में प्रवेश करते हैं। मैं पैदल कांवड़ियों की बात कर रहा हूँ। एक जानी बॉर्डर से अंदर आते हैं जो गंग नहर होते हुए और पाइपलाइन होते हुए फिर दिल्ली को जाते हैं। दूसरा, कादराबाद से जो कांवड़ियाँ अंदर आते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूट है, उससे भारी संख्या में कांवड़ियाँ अंदर आते हैं और वो फिर मोदी नगर, मुरादनगर होते हुए शहर को पार करते हुए दिल्ली को जाते हैं। इन दोनों रूट की लंबाई मिलाकर ये करीब 85 किलोमीटर की है। इस बार एक व्यवस्था के तहत इस 85 किलोमीटर के स्ट्रेच को हम लोगों ने छोटे छोटे बीटों में बांटा है। प्रत्येक बीट की जो एक एवरेज लेंथ आप कह सकते हैं वो 700 से 800 मीटर की लेंथ है और उसमें उस बीट की सुरक्षा के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, वहाँ से कांवड़ियों के सुरक्षित आगे पैसेज के लिए हम लोगों ने उसमें बीट प्रभारी नियुक्त किया है। ऐसे कुल 118 बीटें बनाई गई हैं और हर बीट में एक बीट प्रभारी है। उसकी सहायता के लिए एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल
दिन में और एक सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल रात में तैनात किए गए हैं, जो लगातार वहाँ भ्रमणशील रहेंगे, वहाँ की सूचनाएं इकट्ठा करेंगे, वहाँ के लोगों से वार्तालाप करेंगे, वहाँ पुलिस मित्र और कांवड़ मित्र बनाएंगे ताकि किसी आपदा की स्थिति में उनकी मदद से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। हमारी तो सावन में हमेशा से ही एक पूरा सावन में तैयारी रहती है। कावड़ियों का मेला इस बार जो है 21, 22, 23 जुलाई को है। तो 23 इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी जगह पर जहाँ से जो है कावड़ यात्रा का लोगों का यहाँ से आवागमन होगा। आप ये देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार इस रूट को दिखाएं, जिधर से जो है कावड़ यात्रा लेते हुए इधर की तरफ आएंगे और इधर की तरफ से जो है अपने अपने जो निवास स्थान है जहां पर उनको जल चढ़ाना है उस जगह जाएंगे। आप इधर देख सकते हैं, एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इधर की तरफ भी दिखाएं कि यहाँ पर जो है पंडाल लगाना चालू हो गया है। जो कावड़िया यहाँ से कावड़ लेके आएंगे, जिन्हें यहाँ आराम करने की व्यवस्था, जिन्हें यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी, उनको यहाँ पर दवाई पानी की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो यहाँ पर सुरक्षा की हम बात करें तो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से सुरक्षा में चाक चौबंद पूरी निगरानी रखी गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है, यहाँ के जो आलोक प्रियदर्शनी जी एडिशनल सीपी हैं, उन्होंने बताया कि 1500 कैमरे और साथ में ड्रोन। और अगर हम बात करें पुलिस कर्मियों की कि कितने पुलिसकर्मी जो है इसमें लगाए जाएंगे, तो उसमें 3500 पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाएंगे। प्रियदर्शनी जी का ये कहना है कि अगर कावड़ लेके आ रहा है तो उसे किसी तरीके की जो है किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, सुरक्षा की कोई चूक ना हो। क्योंकि अगर देखा जाए सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पिछले साल इसी रास्ते पे जो है एक सरकारी वाहन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके कावड़ यात्रा के बीच में घुस जाता है और उससे जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस दिक्कतों को सामना करने की बातों को देखते हुए इस बार पुलिस की तरफ से जो है पूरी निगरानी रखी गई है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।